हैं कैबिनेट मिनिस्टर हरक सिंह रावत का, आयुष मंत्री हैं और इस वक्त एबीपी गंगा के साथ जुड़ गए हैं और उत्तराखंड में मौजूदा कोरोना की स्थिति के बारे में सारी जानकारियां देंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। हाँ नमस्कार जी। सर, सबसे पहला सवाल ये कि उत्तराखंड में कोरोना की मौजूदा स्थिति क्या है, किस तरह से निपटा जा रहा है? देखिए हमने काफ़ी पिछले 10 दिनों के अंदर काफ़ी अपनी स्थिति को संभाला है। विशेष करके जो 10,000 तक प्रतिदिन के हिसाब से हमारे संक्रमित व्यक्तियों की संख्या पहुंच गई थी, आज लगभग 2,000 तक आ गई है। 5 गुना कम संक्रमित व्यक्तियों की संख्या करने में हम कामयाब रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ये धीरे धीरे, और इसके लिए जो हमने लॉकडाउन एक तरह से कर्फ्यू लगाया है उस पर थोड़ा सख्ताई की है। कुछ लोगों को दिक्कत ज़रूर हुई है लेकिन उसका फ़ायदा दिखाई दे रहा है। जहां आज से 15 दिन पहले ऑक्सीजन बेड मिलना बड़ा मुश्किल था, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर की मिलना बड़ा असंभव था, आज हॉस्पिटल चाहे निजी चिकित्सालय हों चाहे सरकारी चिकित्सालय हों, हमने कुछ व्यवस्थाएं भी तेज़ी से की हैं लेकिन हमारा संक्रमित व्यक्तियों की संख्या भी घटी है। लगभग 33,025 के आसपास ही संक्रमित व्यक्ति आज हमारे प्रदेश में हैं और लगातार प्रतिदिन 7,000 से लेकर 8,000 तक संक्रमित व्यक्ति ठीक हो रहे हैं जी। इस समय पूरे प्रदेश के अंदर जो इस बीमारी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की कोई कमी पूरे उत्तराखंड के दूर दराज तक के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ तक हमने मतलब ऑक्सीजन कंसल्टेटर जी, ऑक्सीजन की व्यवस्था, आईसीयू की व्यवस्था हमने की है। और हम केवल वर्तमान जो चुनौती है इस बीमारी की उसी से नहीं जूझ रहे हैं, हम भविष्य की किसी खतरे को देखते हुए भी पूरे प्रदेश के अंदर अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को उसी तरह तैयार कर रहे हैं। उसी तरह हमने तैनाती की है, हमने बहुत सारे निर्णय लिए हैं, युद्ध स्तर पर लिए। पैरामेडिकल स्टाफ को सीएमओ और डीएम को अधिकृत कर दिया कि वो संविदा के आधार पर आवश्यकता अनुसार नियुक्त कर सकता है, जिससे कि प्रदेश के अंदर पैरामेडिकल स्टाफ, चिकित्सक, इन किसी की कोई कमी न रहे। बहुत अच्छी बात है। रिकमेंड रूल में भी हमने स्वास्थ्य विभाग को शिथिलीकरण दिया है। सर, अच्छी बात है कि अब तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन और जी सर, सवाल ये है सर, अब सवाल ये है, माफी के साथ टोक रहा हूं आपको, कि आपने ये बात कही कि वेंटिलेटर बेड मिलना, ऑक्सीजन बेड मिलना असंभव हो गया था, तो इन हालातों के जिम्मेदार कौन है सर? क्यों ये परिस्थितियां खड़ी हो गई? क्या पहले से तैयार नहीं था सिस्टम? क्या पहले से सरकार तैयार नहीं थी? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूं, क्योंकि पिछले वर्ष जब हमारे यहाँ संक्रमित व्यक्तियों की संख्या आई थी तो अधिकतम 1,300 कुछ की आई थी। अब एकाएक 9,800 आ जाएगी, किसी सोचा भी नहीं था कि इस बड़े लेवल पर ये बीमारी फैलेगी। और क्योंकि ना ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने वाली कंपनियों ने सोचा, ना, क्योंकि सामान्य रूप से इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, कभी भी किसी बीमारी में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि कोई आपदा कह सकते हैं इसको। और जब कोई आपदा आती है, कोई डिजास्टर होता है, उसके लिए कोई पहले से क्या आदमी उसके लिए तैयारी करेगा, प्रिकॉशन ले सकता है। हमने ऐसा नहीं कि हमने तैयारी नहीं की थी, लेकिन इतनी बड़ी आपदा है, इतनी बड़े स्तर पर यह बीमारी फैली कि शायद इसका अंदाज़ा हमको नहीं था कि इतने बड़े स्तर पर यह फैल सकती है। और क्योंकि पूरे देश के अंदर मैं सोचता हूँ कि ये स्थिति केवल हमारी नहीं हुई है, पूरे देश में ऐसी स्थिति हुई। इसलिए अगर केवल उत्तराखंड में ही होती, हम उत्तर प्रदेश से या दिल्ली से ये चीज़ें खरीद लेते। अगर दिल्ली में होती तो हम महाराष्ट्र से खरीद सकते थे, लेकिन क्यों पूरे देश में एक माहौल ऐसा बना कि हमको ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर, ऑक्सीजन प्लांट से लेकर, उसके इंजीनियर से लेकर सब चीज़ों का एकदम, अब लोग तो उतने ही हैं, अब वो या महाराष्ट्र में कर लें या दिल्ली में कर लें। तो ये कुछ दिक्कतें थी जो टेक्निकल थी। और मैं जो सोचता हूँ कि इस समय हम एक दूसरे पे कमियां निकालना या कमियां ढूंढने की आवश्यकता नहीं है जी। हमने युद्ध स्तर पर इस
जी सर, दिक्कतें आई, परेशानियां हमने आई, युद्ध स्तर पर तैयारियां की। आपने उसके बाद आप और, बता रहे हैं कि तैयारियां कर ली। सर एक सवाल ये है कि जब दिक्कतें चल रही थी, लोगों को बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहा था, वेंटिलेटर बेड नहीं मिल रहा था, लोगों की जान जा रही थी, मुझे याद है सर, वो तस्वीरें भी मैंने देखी थी, आप भावुक हो गए थे और कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि आप राजनीति कर रहे हैं, तो आप भावुक क्यों हो गए थे? देखिए, मैं सोचता हूँ कि मैं कभी कुछ काम आत्मसंतुष्टि के लिए करता हूँ और कुछ चीज़ें, हर चीज़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं ऐसे लोग जो किसी के दर्द में भी, किसी के पीड़ा में भी अगर उनको उसमें राजनीति दिखाई देती है तो उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। सच ये कि देखिए, हम बेसिकली चाहे मंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे कोई कितने बड़े पद पे हो, चाहे आप रिपोर्टर हों राजीव जी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से तो आप इंसान हैं ना। अगर हमारा परिचित जिसके साथ 20 साल से 25 साल से हम रहे हों और वो व्यक्ति अगर आपके सामने अपने प्राणों को प्राण उसके चले जाएं, तो आप सोचिए कि वो कैसी कल्पना होती है। वो दर्द जो है, अगर हमारे अंदर आंसू नहीं है, हमारे अंदर इमोशनल नहीं है, तो इसलिए हम इंसान ही नहीं है। व्यक्ति के अंदर इमोशनल होने चाहिए, व्यक्ति में दर्द नहीं होगा क्या? इसमें कोई शक नहीं सर, बिल्कुल। अपने परिवार के लिए, अपने चेतों के लिए, जब हम पूरी दुनिया में कोई घटना होती है तो क्या पूरी दुनिया नहीं सहम जाती है उसके लिए? पूरी दुनिया को यही हमारे साथ ना हो, लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में अप्रिय घटना होती है। जी सर, अब मेरा सवाल पहाड़ों से जुड़ा हुआ है। कई सर बार आप मुझे खुद बड़ा पहाड़ों बुरा से लगता है जब लोग जो है। जी 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 सर, पहाड़ों से जुड़ा हुआ सवाल है मेरा। देखिए, पहाड़ों में थोड़ा सा विकट स्थिति इसलिए हुई। नहीं, पहाड़ों की सर स्थिति की मैं अभी बात करूंगा कि चूंकि आप पहाड़ों से ताल्लुक रखते हैं, पहाड़ों में आपका आना जाना लगातार रहता है, आप अपने गांव भी जाते हैं। अब स्थितियां सर ये हैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक बात रखता हूं कि अगर मान लीजिए पौड़ी जिले के एक गांव है, चाहे वो उपरें खाल है, चाहे वो कोई दूसरा गाँव है, वहां पर अगर कोई बीमार होता है तो उसकी टेस्टिंग नहीं हो रही, या तो उसको रामनगर आना पड़ता है, या तो फिर उसको देहरादून आना पड़ेगा, कोटद्वार आना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर 4, 5 या 6 घंटे तो उसको ट्रैवल करना पड़ेगा सिर्फ टेस्टिंग के लिए। तो ये स्थितियां क्यों हैं? ऊपर दूसरी तरफ अस्पताल, पहाड़ों में नजदीक गांव के इर्द गिर्द कोई अस्पताल नहीं है जहां पर कोविड का इलाज उनको मिल सके। हमने इसके लिए रास्ता निकाला है। ये बात सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि पर्वतीय क्षेत्रों में, विशेषकर दूर दराज के गाँवों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेषकर एलोपैथिक चिकित्सक या तो रुकते ही नहीं, अगर रुकते ज्वाइन करते हैं तो वो रिश्तेपा दे के चले जाते हैं। एक चुनौती हमेशा से उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सकों को पर्वतीय क्षेत्र में, दूर दराज के क्षेत्रों में तैनाती करने के हर सरकार के सामने रही। हमने अब एक रास्ता निकाला है कि जो हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं, जहाँ हमारे अपने भवन हैं दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में, हम वहाँ, अभी वो केवल 8 घंटे चलते हैं, हम वहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सकों को तैनात करेंगे, वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर रखेंगे, 5 बेड ऑक्सीजन के होंगे, 5 बेड जनरल होंगे, और वहाँ वो सारी सुविधाएं होंगी कि जो प्राथमिक अगर कोई बीमार होता है तो प्रथम चरण में उसको रिलीफ मिल सके। अगर वो बहुत ज़्यादा गंभीर होता है तब हम उसको किसी बड़े चिकित्सालय में उसको शिफ्ट करें, एम्बुलेंस के द्वारा उसको शिफ्ट करें। सर यहाँ पर एक सवाल ये है गांव के आसपास, इसी से जुड़ा हुआ सर सवाल है कि जब एलोपैथी और आयुर्वेदिक को लेकर इतनी लंबी चौड़ी बहस चल रही है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में इलाज चलेगा तो क्या वो एलोपैथी के तरीके से ट्रीट कर पाएंगे, और क्या आयुर्वेद अभी इतना सक्षम है कि वो कोविड का इलाज कर सकेगा? नहीं, देखिए, मैं सोचता हूँ इस बीमारी में मैंने जो महसूस किया है कि इसमें ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ जो हम होम क्वारंटीन में जिन लोगों को ठीक करते हैं, अगर उनसे थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर हैं तो ऐसा नहीं कि हम, अगर उनको ऑक्सीजन मिल गई, उनको हमने इलाज दे दिया। और बहुत सारे प्रदेशों में आयुर्वेदिक चिकित्सक एलोपैथिक इलाज भी, प्राइमरी इलाज लिखते हैं। और ऐसा नहीं, अभी ये कोविड के दौरान हमारे सारे आयुर्वेदिक चिकित्सक एलोपैथिक के लोगों के साथ तो उन्होंने मिलकर काम किया। वो कोविड सेंटर के इंचार्ज रहे और उन्होंने काम किया, क्योंकि उन्होंने भी इंटर बाई ग्रुप से हैं, उन्होंने 5 साल का BMS किया है। तो एक जनरल, एक सामान्य व्यक्ति से तो ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा तजुर्बा उनको है। तो मैं इसलिए, क्योंकि जो थोड़ा सा माइल्ड, हमारे जो कम बीमार लोग हैं, जो कम गंभीर घायल, गंभीर बीमार हैं, उनका इलाज हम इनमें कर सकते हैं। और जब कोई विपत्ति या कोई गंभीर स्थिति बनेगी तो हम उनको शिफ्ट कर सकते हैं एम्बुलेंस के द्वारा, जो नज़दीक के हमारे बड़े चिकित्सालय हैं। तो ये मिलजुल कर हम काम करेंगे।
हम बड़े चिकित्सकों को गांव में नहीं भेज सकते हैं, लेकिन गांव में फिर उनका सर, अगर प्राइमरी सवाल ऐसे उपचार में तो कर ये सकते है हैं। कि अगर आईएमए ये को पूरी आपत्ति व्यवस्था होगी तो पूरे फिर कैसे प्रदेश निपटा जाएगा? दूसरा सर, मैं आपसे ये चीज जानना चाह रहा हूं कि जो मैदानों अस्पताल डीआरडीओ 15 से 20 दिन में बना रहा है या 1 महीने लगा देख, देता मैं- है, बना मैं सकता है, राजीव- वो सर पहाड़ों में क्यों नहीं बन सकता है? टेम्पररी हॉस्पिटल क्यों नहीं बन सकते हैं इस तरह के? नहीं, हम कर रहे हैं। हमने रुद्रप्रयाग में प्रभारी मंत्री हूँ, पौड़ी और रुद्रप्रयाग जिले का कोविड का, हमने अगस्तुमनी में 60 बेड का हॉस्पिटल तुरंत युवा कल्याण केंद्र में शुरू किया है, ऑक्सीजन के साथ शुरू किया है। रुद्रप्रयाग में हमने 120 बेड का माधव शंकराचार्य आश्रम को हमने कोविड केयर हॉस्पिटल के रूप में 120 ऑक्सीजन के रूप में शुरू किया है। ऐसा नहीं कि हम पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार इन सुविधाओं को, हम रिखणीखाल में भी, वहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी ये सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। हम कालागढ़ में भी हमने की हैं, हमने जखोली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी इस तरह की व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो हमारी प्राथमिकता पूरे प्रदेश में, और मैं कह सकता हूं कि अब हम प्रदेश में पूरी तरह किसी भी महामारी से जूझने के लिए, हमारा प्रदेश, ईश्वर करे कभी महामारी ना आए, लेकिन अगर कोई महामारी आती है हम पूरी तरह तैयार हैं उसके लड़ाई को लड़ने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए। अपने प्रदेश के लोगों को कैसे बचा सकते हैं महामारी से, उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। सर, आपने एक सुझाव दिया था, आपका सुझाव था कि उत्तराखंड को एक अलग स्वास्थ्य मंत्री की आवश्यकता है। इस वक्त मुख्यमंत्री के पास ही वो प्रभार है, तो आपको लगता है अभी भी कि एक अलग स्वास्थ्य मंत्री होना चाहिए, और ये सुझाव आपने क्यों दिया? नहीं, अब मैं सोचता हूँ, देखिए मैंने ये सुझाव इसलिए नहीं दिया, मैंने तो ये सिर्फ उस समय एक बात आई थी और मैंने उस बात में ये कहा था कि भाई, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास भी स्वास्थ्य मंत्रालय है, वो एक बात चर्चा हुई थी, लेकिन इस समय क्योंकि मुख्यमंत्री इस विभाग को देख रहे हैं और बेहतर तरीके से इस समय काम कर रहा है, और हम सारे जिलों के प्रभारी मंत्री हमने बना दिए हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस समय अब इस बात की आवश्यकता है। और ये जरूरी नहीं, हम टीम वर्क के रूप में इस समय, मुख्यमंत्री हम सब लोग एक टीम वर्क के रूप में काम कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट भी दिखाई दिया है। सब लोगों ने अपने अपने स्तर पर जो जिसको जहाँ जिम्मेदारी दी गई थी, अपनी जान जोखिम में डालकर, हमारे सारे मंत्रियों ने, सभी विधायकों ने, सभी हमारे अधिकारियों ने, पूरे चिकित्सकों ने, सबने मिलकर तभी हम इस प्रदेश को संभालने में कामयाब हुए हैं। काफ़ी हद तक हम कामयाब हुए हैं। तो मैं सोचता हूँ कि और मैंने एक प्रयोग, जो आप आयुर्वेद और एलोपैथी का प्रयोग बता रहे हैं, कल हमने आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में ये प्रयोग किया कि जहाँ उत्तराखंड एलोपैथिक जो विश्वविद्यालय हमारा उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसके वाइस चांसलर डॉक्टर हेमचंद पांडे, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर जोशी, समर्पण संस्था के जो स्वयं एलोपैथिक चिकित्सक हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर गीता खन्ना, हमने सब मिलकर हर्रावाला जो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का हॉस्पिटल है, उसमें हम ये प्रयोग, हमने कोविड हॉस्पिटल के रूप में उसको कल शुरू किया, और उसमें आयुर्वेद का भी इलाज होगा और एलोपैथिक का भी होगा। जो माइल्ड पेशेंट होगा, जो थोड़ा सा ठीक हो सकता है, उस पर आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग किया जाएगा। अगर कोई इमरजेंसी आएगी तो हम उसमें एलोपैथिक, तो दोनों चिकित्सक मिलकर, जहाँ इस समय पूरे देश में आयुर्वेद और एलोपैथिक का विवाद चल रहा है, हमने कहा भाई मकसद है इंसान को ठीक करना, बीमारी से मुक्त करना। जो पैथी, चाहे आयुर्वेद हो चाहे एलोपैथी हो, जो पैथी इंसान को ठीक कर सके वही सर्वश्रेष्ठ पैथी है, और सभी पैथी सर्वश्रेष्ठ है। जिससे ठीक हो जाए, बता रहे हैं कि जब जिससे जो ठीक हो जाए, जिससे जो जिसको फायदा होता है, इलाज मिलना चाहिए। कुल मिलाकर मानव को इलाज मिलना चाहिए। अलग अलग पद्धतियां वो इलाज करती हैं। जी सर, थर्ड वेव के लिए उत्तराखंड कितना तैयार है? और सवाल ये, चूंकि थर्ड वेव में ये कहा जा रहा है, अभी से एक्सपर्ट्स करें कि सर बच्चों पर इसका असर होगा। सर मेरा सवाल है, बच्चों पर असर होगा तो उसके लिए जो बेड्स होने चाहिए, जी वो कितने तैयार हैं? हमने इसके लिए मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे कोटद्वार बेस हॉस्पिटल में जी अभी 14 आईसीयू बेड थे हमारे, हमने 20 नहीं आईसीयू बेड जहाँ वहाँ लगाने की बात की, तो उसमें 10 चाइल्ड के आईसीयू बेड हम लगा रहे हैं। तो ये सारे हॉस्पिटल में चाइल्ड के लिए इस संभावनाओं को देखते हुए कि बच्चों पर अगर ये बीमारी का असर होता है, तो हमने हर बड़े चिकित्सालयों में, छोटे चिकित्सालयों में जो आईसीयू बेड हैं, वो बच्चों के हिसाब से भी हमने उसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है कि किसी खतरे को देखते हुए, किसी संभावना को देखते हुए हम उसके लिए तैयारी अपनी पूरी कर रहे हैं।